हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जीई यानी कि जनरल इलेक्टिव में जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी है उनको ये एक कहानी पढ़नी होगी जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो इस कहानी में आखिर है क्या, इस कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे, इस कहानी का सारांश क्या है, वही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपके पास भी हिंदी है, आप भी थर्ड सेमेस्टर में है, बीए में है, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो नमक का दरोगा, नाम से पता चलता है दरोगा का मतलब होता है पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो नमक का इंस्पेक्टर, नमक का पुलिस, इससे कुछ कनेक्टेड है ये कहानी। नमक और पुलिस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कहानी में हम मेनली यही पढ़ेंगे। तो चलिए इसका सारांश जान लेते हैं बहुत ही छोटे भाव में, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है वैसे तो ये। तो इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ने से पहले अगर हम सारांश जान लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी स्टोरी को समझने में, ठीक है। तो देखिए इस कहानी में क्या है। सबसे पहले तो ये कहानी लिखी किसने है, ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने नमक का दरोगा कहानी लिखी, ठीक है। इसमें पात्र कौन कौन से, इसमें पात्र है एक तो अलोपोदीन नाम का एक पंडित है, ठीक है। इसके अलावा एक दरोगा होगा पुलिस एंड उसका पिता, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कहानी का सारांश जानेंगे आपको इसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता चलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि एक समय ऐसा था जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय क्या था, नमक जो है उस पर टैक्स लगा हुआ था, नमक कर। आपने पढ़ा भी होगा गांधी जी की दांडी यात्रा, वो उस नमक कर के विरोध में ही हुई थी, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जब नमक बनता भारत में है तो अंग्रेज़ जो कि बाहर से आए हैं वो कौन होते हैं इस पर टैक्स लेने वाले, इस पर टैक्स लगाने वाले। क्योंकि नमक जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति की। तो नमक पर टैक्स लगाना, कर लगाना गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो उस टाइम से ही रिलेटेड है ये कहानी भी, जब नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। नमक को बेहद कीमती माना जाता था। अंग्रेज़ जो थे वो नमक पर टैक्स लगाते थे, ठीक है, एंड लोगों से टैक्स वसूल करते थे। तो उस समय क्या था, जब नमक पर टैक्स लगा हुआ था तो आपको पता ही है जिस चीज़ पर टैक्स होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एंड जिस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाए उसके ऊपर भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, भ्रष्ट अधिकारी जो थे उन्होंने नमक की तस्करी करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने तस्करी वर्ड से आप परिचित होंगे। तस्करी का मतलब है अवैध तरीके से उस चीज़ को अपने पास रखना बिना टैक्स दिए, ठीक है। तो इस स्टोरी में आप मेनली एक पंडित के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही समृद्ध होंगे, बहुत अमीर होंगे, एंड वो नमक की तस्करी करेंगे, ठीक है। तो उनको एक दरोगा होगा, वो उनको पकड़ लेगा, एंड फिर वो जो पंडित है वो उनको रिश्वत देने की मांग करेंगे, बट वो जो दरोगा होंगे वो काफ़ी ईमानदार होंगे एंड वो रिश्वत लेने से मना कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कहानी है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होगा इसमें। तो उस टाइम क्या था, क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। तो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनके काफ़ी आय के साधन बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो लोग नमक की तस्करी करते थे उनसे वो रिश्वत लेने लग गए, ठीक है। रिश्वत कैसे, जैसे कोई पुलिस वाला है, उसने उसको पकड़ा, किसी तस्करी करने वाले को पकड़ा, एंड वो व्यक्ति जो है वो उसको कुछ रिश्वत देने की मांग कर दे, ठीक है। तो वो मान जाते थे रिश्वत देने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी चांदी हो गई, मतलब कि उनका फ़ायदा हो गया, ठीक है। जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई करने लगे। ऊपरी कमाई से आप समझते होंगे रिश्वत, ठीक है। नमक के दरोगा कहानी जो है, इसके जो नायक हैं, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो कौन है, मुंशी बंशीधर। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी है एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मुंशी बंशीधर, ठीक है। इस कहानी में जो दरोगा होंगे उनका नाम मुंशी बंशीधर होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है इस कहानी में। मुंशी बंशीधर जो थे वो एक निर्धन और एक गरीब परिवार के सदस्य थे,
मुंशी बंशीधर बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। उनके पास आय का कुछ स्रोत नहीं था एंड वो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में इकलौता कमाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। क्या हुआ, शुरुआत में जो मुंशी बंशीधर थे उनके पास कोई कामकाज नहीं था, ठीक है। एंड वो काफ़ी काम की तलाश में घूमे। फिर उनके भाग्य ने उनका साथ दिया, उनको दरोगा की नौकरी मिल गई, ठीक है। किस में नौकरी मिली उनको नौकरी मिली नमक विभाग में, ठीक है। उस टाइम पर क्या था, नमक का एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया हुआ था एंड उसी नमक विभाग में उनको दरोगा के पद पर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। उनकी नियुक्ति के बाद उनकी फैमिली में वो इकलौते व्यक्ति थे जो कि कमाते थे, ठीक है। एंड उनकी फैमिली वाले काफ़ी खुश थे उनकी नौकरी लगने के बाद, क्योंकि नमक विभाग जो है वो एक ऐसा विभाग था जिसमें ऊपरी कमाई यानी कि रिश्वत काफ़ी ज़्यादा चलती थी, क्योंकि इसमें तस्करी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इसी वजह से उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश थी। बट जो मुंशी बंशीधर थे वो काफ़ी ईमानदार थे एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ईमानदारी से ही अपना पैसा कमाएंगे, ठीक है। देखिए, मुंशी बंशीधर जो थे उस समय जब वो दरोगा बने तो उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था साधन आय का, क्योंकि इसमें आय उनकी काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि वो रिश्वत लेते रहते थे। मुंशी बंशीधर के जो वृद्ध पिता थे उन्होंने भी उनको काफ़ी नसीहतें यानी कि सलाह दी, ठीक है। और उनके सामने गरीबी की जो समस्या थी उसका उन्होंने उनको दिलासा देते हुए कहा कि उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, तो इसीलिए अगर उनको कोई भी रिश्वत देने की बात करे तो वो मना ना करे। तो ये सलाह किसने दी थी, ये सलाह मुंशी बंशीधर के जो पिता थे उन्होंने मुंशी बंशीधर को दी, ठीक है। इसके बाद अपने पिता की सलाह उन्होंने सुनी बट उन्होंने उसको माना नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बेईमानी की जो कमाई है वो बेईमानी की ही होती है, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी ईमान पर डटे रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनको नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चला। बंशीधर जो थे वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर उन्होंने सुना था कि नमक की तस्करी हो गई है, ठीक है। अब वहाँ पर जब वो पहुँचे तो क्या हुआ होगा, चलिए देखते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार पंडित अलोपुद्दीन का हाथ है, ठीक है। अलोपुद्दीन जो थे वो एक पंडित थे एंड गांव के ज़मींदार भी थे, काफ़ी अमीर थे, ठीक है, काफ़ी समृद्ध थे वो। इसीलिए उन्होंने जब ये उनको पता चला कि इस तस्करी में उनका हाथ है, पंडित अलोपुद्दीन का हाथ है, तो उन्होंने पंडित अलोपुद्दीन को तुरंत पेश होने के लिए कहा। किसने कहा, मुंशी बंशीधर ने, जो कि नमक के दरोगा थे, ठीक है। पंडित अलोपुद्दीन जो था वो बहुत ही निडरता से आया, क्योंकि उसको पता था कि वो रिश्वत देकर किसी को भी खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, ठीक है। तो पंडित अलोपुद्दीन आया, उसने सोचा कि दरोगा को पैसे के दम पर वो खरीद लेगा, ठीक है। मुंशी बंशीधर को उसने काफ़ी रिश्वत देने का ऑफ़र बोलते जिसे दिया, कि वो उनको 1000 रुपये देंगे रिश्वत के, 2000 देंगे, बट जो दरोगा थे मुंशी बंशीधर वो नहीं माने। फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो पंडित अलोपुद्दीन थे उन्होंने रिश्वत की कीमत बढ़ाते बढ़ाते 40,000 रुपये तक की रिश्वत उनको देने का ऐलान किया कि वो 40,000 रुपये रिश्वत के उन्हें दे देंगे। बट फिर भी जो दरोगा थे वो नहीं माने एंड उनको हिरासत में लेने का आदेश दे दिया, ठीक है। इसके बाद पंडित अलोपुद्दीन जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में पंडित अलोपुद्दीन की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई थी, उनकी बेइज्जती हो गई थी। सब बातें यही कर रहे थे कि पंडित अलोपुद्दीन जो उन्होंने कितना गलत काम किया है, नमक की तस्करी की है। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा बेईमानी की बातें पूरे गांव में होने लग गई कि वो कितने बेईमान हैं। बट आपको पता ही है कि पंडित अलोपुद्दीन अमीर थे, तो उन्होंने पैसों के बल पर, वो मुंशी बंशीधर को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन उन्होंने पैसों के बल पर अदालत को खरीद लिया एंड वहाँ से वो बरी हो गए, ठीक है। अदालत से बरी होने के बाद उन्होंने मुंशी बंशीधर से बदला लेना चाहा। उन्होंने सोचा कि मुंशी बंशीधर जो है उनकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा
आलोचना हुई, तो इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को भी नौकरी से निकलवा दिया। अब मुंशी बंशीधर के ऊपर मुसीबतें जैसे पहाड़ टूट पड़ता है मुसीबतों का, ऐसे ही उनका हाल हो गया। मुंशी बंशीधर काफ़ी परेशान हो गए। उनकी फैमिली वालों ने उनको काफ़ी ताने दिए कि उन्होंने रिश्वत लेने से मना क्यों किया, पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी नौकरी चली गई बल्कि उनकी आर्थिक समस्याएं भी और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उन्हें घर वालों के गुस्से का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि मुंशी बंशीधर के पिता भी उन्हें यही सलाह देते थे कि तुम रिश्वत ले लेना, बट उन्होंने रिश्वत नहीं ली। बट एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर पर आते हैं। उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक अच्छा वेतन दूंगा, तुम मेरे यहाँ पर नौकरी कर लो। ठीक है, अलोपीदीन जो है उसको मुंशी बंशीधर की ईमानदारी ने काफ़ी प्रभावित किया। उसने जब देखा कि मुंशी बंशीधर इतना ईमानदार है कि वो 40,000 रुपये भी रिश्वत के मना कर दिए उसने। आप सोचिए उस टाइम पर 40,000 रुपये कितने ज़्यादा मायने रखते थे, एंड वो भी उसने रिश्वत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, तो काफ़ी वो प्रभावित हुए, काफ़ी उनको अच्छा लगा उसकी ईमानदारी को देखकर, और इसीलिए पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को अपने घर पर नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे वेतन वाली नौकरी थी। अलोपीदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया। कौन से पद पर नियुक्त किया उन्होंने? प्रबंधक के पद पर, मतलब कि मैनेजर बना दिया उन्होंने उसको अपनी पूरी संपत्ति का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी। ये सिर्फ एक समरी थी, जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगी कहानी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये पूरी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम भी आपको पूरी स्टोरी बता देंगे। ठीक है, अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी हो तो इस चैनल के माध्यम से भी हम आपको पूरी स्टोरी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।